देखो, दो चरों में रैखिक समीकरण कैसे लिखते हैं अपन। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, एक चर x और एक y। यहाँ पे दो चर हो गए। अब बोला हुआ है रैखिक। रैखिक का मतलब ये है कि x और y ये एक घात में रहेंगे और एक्स वाई का पद नहीं होगा। ठीक है, मतलब x और y के मल्टीप्लिकेशन वाला कोई पद नहीं होगा। तो एक पद x का होगा, एक पद y का होगा और एक पद कांस्टेंट टर्म होगा। तो जो समीकरण होगा उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई इक्वल सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, कैसे भी लिखने वाली। तो देखने वाली बात यह कि एक पद x का, एक पद y का, एक पद कांस्टेंट, इनको बोलते हैं अपन दो चरों में रैखिक समीकरण। अब अपन को अगर ये समीकरण हल करने होते तो ऐसे अपन को दो समीकरणों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय। माना पहला समीकरण है अपन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये भी रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक पद x का, एक पद y का, एक पद कांस्टेंट है बस। अगर दो चर हैं तो इन समीकरणों को हल करने के लिए अपन को दो समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अपन सिर्फ एक ही समीकरण लेके उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक समीकरण के तो अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू निकालने के लिए अपन को दो समीकरण चाहिए। देखो, अब यहाँ पर इसके हल से क्या मतलब है। इस निकाय के हल से क्या मतलब है। इस निकाय का हल एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की अपन को इस प्रकार की मिले कि वो x और y इस समीकरण को भी संतुष्ट कर दे और इस समीकरण को भी संतुष्ट कर दे। ऐसे x और y की जो वैल्यू होगी, ऐसे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये अपन के हल कहलाएंगे। ठीक है, अब तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति कि जब अद्वितीय हल हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो। दूसरी स्थिति बनती है कि जब नो सॉल्यूशन हो, मतलब कोई हल ना हो। और तीसरी स्थिति बनती है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या जब अनंत हल हो। ये तीन स्थितियां बनती है। अब अपन इन समीकरणों को हल करने के बाद में देख सकते हैं कि भाई इसमें अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं निकल रहा है या इसका अनंत हल है। पर इन समीकरणों को बिना हल किए भी अपन कुछ तरीक़ों से देख सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखो। जैसे कोई समीकरण है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये जो समीकरण है ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अपन इस समीकरण में एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे x प्लस वाई -1 इक्वल 0। ये एक उदाहरण ले लिया। a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह -1। तो ये एक रैखिक समीकरण है।
एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल 0। तो ये जो रैखिक समीकरण है दो चरों x और y में, तो ये एक रेखा को निरूपित करेगा, ये रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कैसे, मान लो कि मैं x की जगह 0 रखता हूँ, तो इस समीकरण में x की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो y माइनस वन इक्वल 0, या यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 1। तो एक ऑर्डर्ड पेयर x, y का अपन को मिलेगा 0,1। जब x की जगह 0 रखा तो y की जगह कितना मिला 1। तो x की जगह 0 और y की जगह 1, ये जो पॉइंट है ये इस रेखा पर होगा। अब रेखा को बनाने के लिए अपन को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो अपन दूसरा पॉइंट भी निकालेंगे कि माना y बराबर 0। जब अपन इस समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो अपन को मिलेगा x माइनस वन इक्वल 0, y की जगह तो 0 रख दिया, या x इक्वल 1। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा अपन को, x की जगह 1 मिला, जब अपन ने y की जगह कितना रखा 0, 1,0। तो जब अपन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये रेखा मिलेगी अपन को, और ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी, x प्लस वाई माइनस वन इक्वल 0। इसी तरीके से कोई भी रैखिक समीकरण दे रखा हो उससे अपन एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से अपन कोई दूसरा पॉइंट निकाले ना कि x इक्वल 2, तो y इक्वल कितना होगा, तो x इक्वल 2 रखें अपन, x इक्वल 2 रखा प्लस y माइनस वन इक्वल 0, तो यहाँ से मिलेगा अपन को y इक्वल माइनस 1। तो ये जो पॉइंट है, अब जो अपन को पॉइंट मिला है 2, -1, ये पॉइंट इसी रेखा पर होगा। पर अपन को एक रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी हैं। देखो x इक्वल 2 यहाँ कहीं होगा और y इक्वल -1 यहाँ कहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है 2, -1 ये इसी रेखा पर होगा, ठीक है। ये वाला तरीका अगर समझ में आ गया तो यहाँ से अपन एक चीज़ कह सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण किसके इक्विवेलेंट होगा, एक रेखा के। ये जो रैखिक समीकरण है ये 2 चरों में होना चाहिए। तो दोबारा बोलता हूँ, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रेखा को, ठीक है। तो इसका मतलब पहली सिचुएशन, रैखिक समीकरण अपन ने वही ले रखे हैं अभी भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिए एक बार, ये एक रैखिक समीकरण है तो ये भी एक रेखा को निरूपित करेगा, और ये दूसरा भी एक रैखिक समीकरण है तो ये भी एक रेखा को निरूपित करेगा, सरल रेखा को, मतलब एक ही बात है। पहला केस लेते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन या जब अद्वितीय हल हो। अब पहले तो रेखाओं की मदद से थोड़ा सा समझे कि अद्वितीय हल आता कब है। ये अपन के x एक्सिस हो गया, ये y। जैसे माना पहली रेखा अपन की ये है और दूसरी रेखा अपन की ये है। ये अपन की पहली रेखा है और ये अपन की दूसरी रेखा है। अब इस पहली रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे ये इस पहली रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दूसरी रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे ये दूसरी रेखा के समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। लेकिन हमारा हल ऐसा बिंदु होगा या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिस मान लीजिए जितने बिंदु है ये x, y के रूप में ही होंगे, तो हमारा हल ऐसा ऑर्डर्ड पेयर x, y होगा जो रेखा 1 पर भी हो और रेखा 2 पर भी हो। जब रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ऐसा पॉइंट सिर्फ एक ही मिलता है। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये रेखा 1 पर भी है और 2 पर भी है। इसी वजह से ये जो पॉइंट है ये रेखा 1 को भी संतुष्ट करेगा और रेखा 2 को भी संतुष्ट करेगा।
जैसे यहाँ पर A1 B1 C1 की कोई वैल्यू दे रखी है और ये जो पॉइंट है ये अपन को मिलता है 1,2। तो 1,2 x की जगह 1 और y की जगह 2। जब अपन रेखा 1 में रखेंगे तो ये रेखा 1 को भी संतुष्ट करेगा और जब रेखा 2 में रखेंगे तो ये रेखा 2 को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन इस स्थिति में बनता है। अब अपन थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अद्वितीय हल तब होता है जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तो अब अपन को ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे रेखाओं के प्रतिच्छेद करने की कंडीशन निकले। मतलब तो देखो, दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इन समीकरणों की इससे जो निरूपित रेखाएं ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। या अगर मैं थोड़ा इसको भी अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये जो a1x प्लस b1y है, यहाँ पर ये जो a1 और b1 होते हैं ये रेखा के स्लोप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये रेखा के किसको डिसाइड करते हैं? स्लोप को, कि कोई रेखा है वो कितनी झुकी हुई होगी। ठीक है, जैसे इस रेखा का स्लोप अलग होगा, इस रेखा का कोई स्लोप a1 b1 के करस्पॉन्डिंग है, फिर अपन ने इनको चेंज किया तो हो सकता है रेखा थोड़ी और टेढ़ी हो जाए ऐसे। अब दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y। अगर इनके x के और y के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का जो रेशो है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेखाओं का जो स्लोप है ये स्लोप भी बराबर नहीं है। और अगर दो रेखाओं का स्लोप अगर बराबर नहीं है तो चाहे कहीं पर भी जाकर के काटे वो एक दूसरे को काटेंगे ज़रूर, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, सेकंड है, देखो एक बार कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस को ले लेते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम है जब उसका कोई सॉल्यूशन निकले, अद्वितीय हल निकल चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है अनंत हल। अब एक बार रेखाओं की मदद से समझे थोड़ा सा कि अनंत हल होता कब है। जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा फर्स्ट है, जब रेखा दूसरी भी इसी के ऊपर अध्यारोपित रहे तब यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे ये रेखा 1 पर भी होंगे और 2 पर भी होंगे, ये वाला पॉइंट भी 1 पर भी होगा और 2 पर होगा, ये भी 1 पर होगा और 2 पर होगा, और ये भी 1 पर होगा, मतलब सारे के सारे पॉइंट जितने रेखा फर्स्ट पर है उतनी रेखा 2 पर। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट रेखा 1 को और रेखा 2 को दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों रेखाओं का स्लोप सेम हो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। साथ में ये जो c1 वाला पार्ट है ये डिसाइड करता है कि रेखा ओरिजिन से कितना दूर या पास होगी। तो ये दोनों रेखाएं ऐसे मान के चलो कि भाई ओरिजिन से भी इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए, तो इक्वल c1 अपॉन c2। इन दो केसों में अपन को कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है, चाहे एक मिले चाहे अनंत मिले। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनको बाद में और बता दूंगा मैं। सिस्टम इनकंसिस्टेंट या सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट तब होता है जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, तो थर्ड केस अपन का नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि कोई हल नहीं। ठीक है, अब सोचो कोई हल कब नहीं होगा।
पहली रेखा ये है, जब दूसरी रेखा इसके ठीक समांतर चलेगी, ठीक है, दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, तो जितने भी पॉइंट होंगे रेखा वन के, पहली रेखा के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब उसी रेखा पर रहेंगे, और दूसरी रेखा के जितने भी बिंदु होंगे वो सभी उसी रेखा पर रहेंगे। तो अपन को ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो कॉमन हो, जो रेखा फर्स्ट पर भी हो और सेकंड पर भी हो, ऐसा अपन को कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जब अपन को ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा जो इन दोनों रेखाओं को एक साथ संतुष्ट कर रहा हो, तो अपन का कोई हल नहीं होगा। अब इसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि भाई दोनों रेखाएं पैरेलल होनी चाहिए, मतलब दोनों रेखाओं का जो स्लोप है a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन दोनों रेखाओं की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो। अब ये जो C है ये रेखाओं की मूल बिंदु से दूरी को डिसाइड करेगा, तो ये अलग अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो, लेकिन C1 का जो अनुपात है, C1/C2 जो अनुपात है, ये इससे अलग होना चाहिए ये, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपन याद रखने में भी हेल्प मिल जाएगी। जब कोई हल नहीं होता तो अपन सिस्टम को या सॉल्यूशन को कैसा बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। संगत हल या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब मिलता है जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब अद्वितीय हल, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या अनंत हल। कुल मिलाकर के संगत हल या संगत सिस्टम तब होता है जब कोई हल निकले, और असंगत हल या इनकंसिस्टेंट जब अपन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, ठीक है। जैसे अपन का कोई समीकरण लिखा है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। अब इसको जो हल करने की विधियाँ हैं, उनको वैसे तो खैर अपन जानते हैं। देखो एग्ज़ाम में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अपन कौन सी विधि यूज़ करते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इसलिए विधियाँ आनी चाहिए, और नॉर्मली आती भी है सभी से। पहली विधि अपन ने पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि अपन ने पढ़ी है विलोपन विधि। तीसरी विधि अपन ने पढ़ी है वज्रगुणन विधि। चौथी विधि आलेखीय विधि है, पर इसको एग्जाम में यूज़ कर नहीं सकते। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मान के चलते हैं अपने पास समीकरण है 5x - 2y = 19 और 3x + y = 18, ये अपना समीकरण निकाय है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, अपन कोई एक समीकरण लेते हैं। जैसे अपन ने इस समीकरण को लिया 3x + y = 18, इसको अपन ने y के लिए सॉल्व किया, y = 18 - 3x, और इसको अपन क्या करेंगे, जैसे पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, तो इसको अपन
पहली समीकरण में रख देंगे और वहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाली विधि तो प्रतिस्थापन विधि थी। विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, x का या तो y का कोफिशिएंट सेम करते हैं। जैसे इसको अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो -2y प्लस के 2y से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये वाली विधि थी विलोपन विधि। आलेखीय विधि में अपन क्या करते थे, इनका ग्राफ बनाएंगे। पहली समीकरण के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया, दूसरी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया। अब जहाँ पर भी वो क्रॉस कर रही है अपन ग्राफ में पढ़ लेंगे कि वो वाला बिंदु कौन सा है। जैसे वो वाला बिंदु 6,13 होगा तो ये अपन का आंसर हो जाएगा। ये आलेखीय विधि थी। एक बार वज्र गुणन विधि को जरूर देख लो, बाकी विधियाँ तो सिंपल है। और मेरे विचार से जब अपन क्वेश्चनों को करेंगे तो शायद वज्र गुणन विधि मोस्टली सूटेबल रहेगी। फिर भी एग्जाम्पल के बजाय एक बार इसको जनरल देख लो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब वज्र गुणन विधि को शुरू करने से पहले देखो, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस विधि को शुरू करने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से देख लेना कि बराबर के इधर 0 होना चाहिए। x का पद, y का पद और कांस्टेंट पद, तीनों पद एक ही साइड हो। ठीक है, अगर तीनों पद एक साइड नहीं हुए तो फिर अपन के आंसर में गलती हो जाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले x का पद, फिर y का पद, फिर कांस्टेंट पद लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी x का पद, y का पद और कांस्टेंट लिखा हुआ है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, x, y और कांस्टेंट की जगह पे 1। ठीक है, x बटे में अपन लिखेंगे अभी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बराबर y बटे में अपन लिखेंगे अभी ये बराबर, यहाँ पे बराबर के चिन्ह 2 जगह पर है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अपन 3 समीकरण एक साथ लिख रहे हैं। 2 समीकरण xy y1 नहीं 3 समीकरण। खैर अब देखो, अपन ने डिटर्मिनेंट तो काफ़ी सॉल्व किए। जैसे अगर यहाँ पर 5 3 1 2 है तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऐसे। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसे ही करना है, ऐसे समझ लो। x के नीचे अपन को जो भी लिखना है वो ऐसे निकालेंगे कि x वाले कॉलम को छोड़ दो। उसके अलावा देखो सिर्फ कोफिशिएंट देखने हैं अपन को, मतलब y को नहीं देखना। तो ये b1 b2 और c1 c2। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, b1 c2 में और c1 b2 में। ठीक है, या ऐसा करो, इसको अपन लिख ही लो इसको एक साथ, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब अपन ने a1 वाले, जब अपन ने x के नीचे वाला पद लिखना है तो इसमें अपन x वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचा हुआ जो कॉलम है उसका अपन ने डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, अब अपन को y के नीचे वाला कॉलम लिखना है तो इसमें एक चीज़ का याद रखना, या तो यहाँ पर माइनस लगा दो और या तो फिर अपन को कॉलम चेंज करने पड़े। तो माइनस लगा दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो y के नीचे अपन ने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर y वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो a1 a2 और c1 c2, a1 a2 और c1 c2, इस माइनस को नहीं भूलना। इसी तरीके से 1 के नीचे प्लस माइनस, तो अब प्लस, c1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो a1 a2 और b1 b2। देखो मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, नहीं तो ये वास्तव में बहुत शॉर्ट है। अपन को इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं, अपन यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि b1 c2 माइनस b2 c1 ऐसे, तो बराबर x अपन, अभी डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 y अपॉन, अब ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस से करो, अपन चाहे ना तो मतलब ऐसे कर सकते हैं
कि पहले अपन A1 C2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर C1 A2 को करते हैं। अब माइनस लगाया तो पहले C1 A2 को करेंगे, तो C1 A2 माइनस A1 C2, ठीक है, बराबर 1 A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन को x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? सबसे पहले अपन x का जो पद है x अपॉन C1 B1 C2 माइनस C1 B2, इसको अपन कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। देखो इसमें वेरिएबल आ रहा है, इसमें वेरिएबल आ रहा है, इसमें तो कांस्टेंट है ना सारे। A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल, तो यहाँ से अपन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अपन y वाले पद को कांस्टेंट के बराबर रखेंगे, C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर 1 A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो यहाँ से अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन देख लो इस पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल 17 और दूसरा है 2x माइनस 5y इक्वल 1। तो वज्रगुणन विधि से करने के लिए x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। अब x वाले कॉलम को छोड़ेंगे। देखो अब वही मैं बोल रहा था कि एक बार अपन को इस विधि को शुरू करने से पहले सभी जितने भी पद होते हैं इनको पूरों को LHS में लेके जाना पड़ता है। अब 17 यहाँ पे RHS में तो इसको अपन को LHS में लेके जाना पड़ेगा। 17 को अपन इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 17, उधर हो जाएगा इक्वल 0। 1 को अपन LHS में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और उधर हो जाएगा 0। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो x के नीचे अपन x वाले पद को छोड़ देंगे, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, माइनस 17 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस। अब जब अपन को y के नीचे वाला पद लिखना है तो y को छोड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ पे माइनस भी लगा रहता है तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने से पहले अपन -17 को 2 से करते हैं तो -34, माइनस 5 को -1 से करेंगे तो -5। अब 1 के लिए इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे। 5 को -5 से किया तो -25, -2 को 2 से किया तो 4। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x अपॉन -2 और -85, y अपॉन -34 और माइनस माइनस प्लस और -1 अपॉन -29। तो सबसे पहले x वाला पद लिया, -1 -87 इक्वल 1 अपॉन -29, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल अपन को कितना मिलेगा 87 अपॉन 29। इसी तरीके से y का और ये वाला पद ले लेंगे। देखो ये वाला अपन को कब मिला है, जब अपन ने फर्स्ट और थर्ड को लिया है। अब अपन सेकंड को थर्ड को लेंगे, तो y अपॉन -34 प्लस 5 इक्वल -29 इक्वल 1 अपॉन -29। तो यहाँ से अपन को y इक्वल कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो ये अपन का आंसर है। ये भी 3 बार कैंसिल हो रहा है शायद। 29 × 3 7 2 8, ये भी 3 बार कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अपन को x इक्वल 3 मिलेगा, ठीक है। मतलब काफ़ी इजी मेथड है ये। याद रखना शुरुआत करने से पहले सारे के सारे टर्म LHS में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले बता रहा हूँ एग्जाम में इतने सीधे क्वेश्चन नहीं आते, इनसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से एक पदीय व्यंजक कौन सा है? ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है। 5x 11x में और ये बाकी में सजातीय पद हैं। तो सजातीय पद वो होते हैं जो
जिनमें एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल की एक ही घात हो, जैसे इसमें x है, इसमें एक्स वाई, तो ये सजातीय नहीं हुए। इसमें तो खैर एक ही पद है सजातीय पद तो एक से ज़्यादा रहेंगे। 5x 11x 7x ये तीनों पद x के हैं, तो ये सजातीय हुए। एक्स वाई स्क्वायर का सजातीय पद एक्स वाई स्क्वायर वाला होगा, मतलब ये हुआ। व्यंजक में पदों की संख्या 1 2 3 4 पद हुए। देखो ये जो चीज़ है ना, पदों की संख्या, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पदों की संख्या से मतलब ऐसे है कि प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं वो सारे पद हैं, ठीक है, इतना याद रखना बस। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर जैसे ये लिखा हुआ है 7x + 3y + 1, तो यहाँ पे पद कितने हैं, इक्वल 0 को छोड़ो, 1 2 और 3, तो टोटल पद है यहाँ पर 3। अगर मैं ऐसे लिखूँ x + 1 × y + 3z, तो यहाँ पर कितने पद हैं। अब देखो जो प्लस से सेपरेट हो रहे हों वो, यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो है, लेकिन 3z से ओवरऑल जो लाइन में सेपरेट हो रहे हैं वो पद तो यहाँ पर 2 ही है ना। अब तुम कहो कि यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ, तो सही बात है, प्लस भी सेपरेट करेगा इस पद को और इस पद को, तो इसमें 2 पद हुए, ठीक है। ऐसे प्लस से जो सेपरेट हो रहे हैं वो पद होते हैं, लेकिन अपन को ओवरऑल देखना चाहिए। केवल एक संख्या वाले बहुपद को कौन सा पद कहते हैं, एक पदी, ठीक है। अपन को घात देखनी हो तो जो x की सबसे बड़ी घात होती है वो घात होती है। ये रैखिक बहुपद होते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल पे भी सिर्फ एक ही पावर हो, दूसरा पद कांस्टेंट हो। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी तो एक घात का बहुपद है, इसको अपन रैखिक बहुपद बोलेंगे। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो फ्रैक्शन में, जबकि बहुपद में वेरिएबल के ऊपर जो पावर आती है वो फ्रैक्शन में नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना अपने से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद के आलेख की आकृति प्राप्त होगी। ये जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, इनके ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं अगर अपन x में बना रहे हैं तो। द्विघात बहुपदों के थोड़ी बहुत चीज़ें और देख ही लो, फिर ऐसा करते हैं। तो इसकी जो आकृति होती है ये परवलयाकार होती है। परवलय के समीकरण क्या होते हैं अपन को अगर याद हो तो, y² = 4ax, ये जो समीकरण होते थे परवलय के होते थे। पर यहाँ पर जो स्क्वायर वाला पद है वो तो x है और ये जो एक पद वाला है वो y है। तो परवलय का जो समीकरण है इस रूप में बनेगा, y = 4ax², सॉरी x² = 4ay। होने को तो खैर ये भी क्वाड्रेटिक ही है, सॉरी परवलय का ही समीकरण है, पर फिर भी यहाँ पर जो रूप बनता है वो कुछ कुछ ऐसे बनते हैं। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो इस जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको अपन ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
पैराबोला को, और इसमें अपन एक चीज़ देखी थी, अगर इसके शून्यक, अगर अपन इसको इक्वेशन बोल रहे हैं तो अपन शून्यक की जगह रूट काम में लेंगे वर्ड, अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा अपन ने लिखा था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा अपन ने लिखा था सी अपॉन ए। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं, कैसे बोले एक ही बात है दोनों। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देखो। अच्छा, इक्वेशन की जगह वर्ड पॉलिनोमियल ही ले, एक ही बात है दोनों। जैसे ये है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो अपन का पॉलिनोमियल है। जब अपन ने इसको ज़ीरो के बराबर रख दिया तो ये इक्वेशन हो गया और कोई अंतर नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दें अपन कि ये कोई एक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, कुछ भी मान लो, चलो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसके जो जीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखें अपन कि जब सी तथा ए दोनों समान चिन्ह के हों, अगर सी और ए दोनों समान चिन्ह के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव, मतलब सी अपॉन ए जब सी और ए दोनों समान चिन्ह के हों, कि सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं या तो सी और ए दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर सी और ए दोनों पॉजिटिव है तब भी सी अपॉन ए पॉजिटिव होगा, और अगर सी और ए दोनों नेगेटिव है तब भी सी अपॉन ए कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू का। अगर सी अपॉन ए पॉजिटिव वैल्यू का है तो सी अपॉन ए किसके बराबर है, सी अपॉन ए बराबर है अल्फ़ा बीटा के। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा बीटा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अल्फ़ा बीटा के पॉजिटिव होने से भी अपन को ये चीज़ पता चलती है कि अल्फ़ा तथा बीटा ये भी दोनों समान चिन्ह के होंगे, समान चिन्ह के होंगे। अब एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, अब इसमें बताओ कि जो दो इसके जो रूट निकलेंगे वो कैसे होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, दोनों प्लस के होंगे दोनों माइनस के होंगे, या ऐसे मतलब सूटेबल ऑप्शन होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि भाई दोनों सी अपॉन ए दोनों रूटों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 16/1, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से तो अपन को ये चीज़ पता चल गई कि भाई दोनों सेम चिन्ह के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या तो दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। क्योंकि अगर ऐसे हुआ कि अल्फ़ा प्लस का हुआ और बीटा माइनस का हुआ तो तब तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आने के लिए ज़रूरी है कि दोनों समान चिन्ह के हों। अब दूसरा तुम खुद से भी देख सकते हो कि जब सी तथा ए अलग अलग चिन्ह के हों, सी तथा ए अलग अलग चिन्ह के हों तो
एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो सी अपॉन ए भी कैसा हो जाएगा, उससे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू का हो जाएगा। अगर सी अपॉन ए नेगेटिव वैल्यू का हुआ तो अल्फ़ा बीटा भी नेगेटिव वैल्यू का हो जाएगा, और इससे अपन को पता चलेगा कि अल्फ़ा तथा बीटा अलग अलग चिन्ह के हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन यही चीज़ शून्यकों के योग के लिए भी थोड़ी बहुत तो चेक कर ही सकते हैं। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में किया था कि सी और ए दोनों पॉजिटिव है तो अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा ये दोनों समान चिन्ह के हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी किसका है, माइनस का है, और ए किसका है, प्लस का। तो ओवरऑल माइनस बी अपॉन ए अपन को किसका मिलेगा, प्लस का। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अपन को किसका मिल रहा है, प्लस चिन्ह का मिल रहा है। अब थोड़ा सा सोचे अपन कि अल्फ़ा और बीटा समान चिन्ह के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं और या तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हैं। तो दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर अपन को पॉजिटिव संख्या मिलती है, पर दो नेगेटिव संख्याओं को जोड़ने पर अपन को कैसी संख्या मिलेगी, नेगेटिव में। जबकि अपन को पता है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि अपन दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ रहे होंगे। क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों समान चिन्ह के माइनस माइनस के होते तो अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा कैसा मिलता, माइनस का मिलता। तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो जब चिन्हों की बात आए तो एक बार अपन को इन पे गौर करके देखना है। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है कि वास्तविक कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, और समान रूट या समान जीरो कब निकलते हैं। देखो अपन ने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है, इससे अपन रूट निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a है। अब ये जो रूट वाली चीज़ है इस पे गौर करें अपन, इसको अपन विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। पहला केस, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये जो अपन को मिल रहा है ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मिलेगा। माइनस बी प्लस भी कुछ होगा अपॉन 2a, और माइनस भी कुछ होगा। तो यहाँ से अपन को अलग अलग मान मिलेंगे। देखो एक बार तो अपन माइनस बी में कुछ जोड़ के 2a का भाग दे रहे हैं, फिर उसके बाद माइनस बी में से अपन कुछ घटा करके 2a का भाग दे रहे हैं, तो अपन को अलग अलग मान मिले ना, और दोनों मान अपन को वास्तविक मिलेंगे। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का तो अपन रूट निकाल सकते हैं। तो देन बोथ जीरोज या बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वास्तविक तथा अलग अलग। दोनों रूट कैसे होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग। सेकंड, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल 0 हो। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो बी प्लस माइनस किसके होगा, 0 के। अगर बी में से प्लस करो चाहे माइनस करो तब तो माइनस बी मिलना है अपन को। ठीक है, तो दोनों रूट, एक रूट जो प्लस करके मिलेगा वो भी माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा, और माइनस करके जो मिलेगा वो भी माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा। तो यहाँ से अपन को रूट कैसे मिलेंगे, वास्तविक तथा समान। तीसरा कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैसा हो, लेस देन 0 हो। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर अपन को कोई माइनस वैल्यू की संख्या मिल जाएगी, और माइनस वाली संख्याओं का तो अपन रूट निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अपन को कैसे रूट मिलेंगे, काल्पनिक। यहाँ पे अपन को कैसे रूट मिलेंगे, काल्पनिक। ठीक है,
यही सब चीज़ें याद होनी चाहिए।